अब अपन पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। इंडस्ट्रियल कंपनी और कॉरपोरेशन रेज मेजर पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जो भी इंडस्ट्रियल कंपनीज और कॉरपोरेशंस होते हैं उनका मेजर पोर्शन जो भी उनका कैपिटल का जो रहता है वो ज़्यादातर शेयर और डिबेंचर इशू करने से आता है। ठीक है। वेरियस टीम्स आर यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, दे आर गिवन एज अंडर। ठीक है। अब उसमें अब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आते हैं, किस किस तरह के कैपिटल्स होते हैं अपन ये पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जो कैपिटल क्लॉज रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसमें ये स्टेटेड होता है नो कंपनी कैन इशू मोर शेयर्स देन स्टेटेड इन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ध्यान रखना, अगर कंपनी ने स्टेट किया है उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल इतनी है तो उससे ज़्यादा वो शेयर्स कभी भी इशू नहीं कर सकते। जितने उन्होंने मेंशन करी उतना ही वो शेयर्स इशू कर सकते हैं। एज अ कंपनीज रजिस्टर विद दिस कैपिटल, क्योंकि कंपनी को इस कैपिटल से उन्हें रजिस्टर कराई है, देयरफॉर दिस कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एफर्ड टू द पब्लिक। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? सारे कैपिटल का टोटल होता है। अब इसमें से जितना शेयर्स हम इशू करते हैं पब्लिक के लिए उसको इशूड कैपिटल बोला जाता है। ठीक है ना। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? इशू कैपिटल में से जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया जितने कैपिटल के लिए, दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है। इशूड कैपिटल में से जितने पब्लिक ने अप्लाई किया है जितने कैपिटल शेयर्स के लिए, वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब जैसे इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, अब इन सब्सक्राइब्ड लोगों से कंपनी पैसे मांगेगी शेयर्स पे। ठीक है। तो जितने शेयर्स, मतलब तीन या चार तरह के कॉल्स होते हैं, मतलब 3 या 4 बार पैसे मांगती है। तो कंपनी जब जितनी बार पैसे मांगेगी उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है। मतलब जितनी बार उनने मांगा उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाएगा। और अनकॉल्ड अप कैपिटल वो होता है दैट पोर्शन सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप, जिसको कंपनी ने मांगा ही नहीं है। ठीक है। जैसे 10 रुपये था, 10 रुपये शेयर था, एक कीमत 10 रुपये था, तो कंपनी ने इस कॉल्ड अप में अगर पूरे 10 मांग लिए तो कॉल्ड अप पूरा 10 हो जाएगा। पर अगर कंपनी ने सिर्फ 8 ही मांगे, 2 रुपये नहीं मांगे, तो अनकॉल्ड अप में ये 2 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, जो उनने नहीं मांगे। पेड अप कैपिटल क्या होता है? जितने कॉल्ड अप कैपिटल मांगा और जितने मतलब दिया। पेड अप वो होता है जितने कैपिटल पे पैसे मिले हैं, दैट पोर्शन ऑफ शेयर्स पे। ठीक है। दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ठीक है। शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स पे पैसे दिए हैं, जितनी बार मांगा उतनी बार पैसे दिए हैं, तो वो पेड अप कैपिटल होती है। जैसे 7 ही दिए हैं। ठीक है। कॉल्ड अप पूरा 10 था पर उन्हें सिर्फ 7 तक ही पेड अप किया, तो इसमें पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है। ये ऐसे चलता है। आया कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में? जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन डिटरमाइन दैट अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप कैपिटल शेल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सपेक्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 99 के तहत कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत डिटरमाइन डेट अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो उन्हें नहीं मांगा। ठीक है। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट, वो क्या, उसको एक रिजर्व की तरह उसको रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन बोला ना, अनकॉल्ड अप कैपिटल शेल नॉट बी कॉल्ड अप, उसको मांगे नहीं एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उसको कब मांगेंगे? वो जब कंपनी जब वो वाइंड अप करेंगे तब एक बार वो मांग सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सारे कर्जे चुकाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, तब वो उसको मांग सकते हैं। In such a case, that portion of subscribed capital becomes reserve capital। तो जितना नहीं मांगा था, अनकॉल्ड अप था, बाद में जब उसको मांगा तो इस केस में वो क्या बन जाता है? रिजर्व कैपिटल बन जाता है। ठीक है। अब इनने पूरा चार्ट बना के दिया है इसका। ऑथराइज में से 2 कैपिटल होते हैं, इशूड होता है, अनइशूड होता है। मतलब जितना आपने इशू किया, इशू के भी कितने होते हैं? सब्सक्राइब्ड होते हैं, अनसब्सक्राइब्ड होते हैं। सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, मुझे चाहिए, और ये वो शेयर्स हैं जिसके लिए अप्लाई नहीं किया। अब इसमें भी 2 होते हैं, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप में क्या होता है? कितने पे दिया है और कितने कॉल्स इन एरियर्स मीन्स कितने पे पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है। और अनकॉल्ड अप में अनरिजर्व्ड होता है और एक रिजर्व्ड होता है। ठीक है। मतलब एक तो जो अनरिजर्व करके रखा है वो जो रिजर्व कैपिटल के तौर पे रखा है ये होता है। ठीक है।
अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जिसको किससे बनाया जाता है? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया है। कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जिसको जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते हैं उससे अर्न इसको नहीं किया जाता है। दी रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बांटने में नहीं करते हैं, ठीक है, डिविडेंड्स नहीं देते हैं। सच प्रॉफिट्स आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो नहीं होता है, बट आर शोन इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। इनको सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है इनका कैपिटल रिजर्व के नाम से, जिसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे शो होता है? लायबिलिटी साइड में शो होता है, बैलेंस शीट के अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में, ठीक है। अब आपने जो बैलेंस शीट पढ़ा था ना 11th में, अब उससे बिल्कुल अपन अलग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, ठीक है। जो कंपनीज के एक्ट में जो बैलेंस शीट चलती है अपन वो वाली बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसका बिल्कुल बनने का तरीका अलग होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। अब इन दोनों कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल 5 पॉइंट ही बता देती हूँ मैं। मीनिंग क्या होता है? कैपिटल स्टेटेड इन द, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको स्टेट किया जाता है। इशूड क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ये पार्ट होता है अथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को जो ऑफर किया जाता है। नेसेसिटी में इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज अथोराइज्ड कैपिटल इन द, इसको दिखाना ज़रूरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसको दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल अकॉर्डिंग टू द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो भी अथोराइज्ड कैपिटल होती है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी दिया जाता है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे गए, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू इशूड कैपिटल, इसमें स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपेंड अपॉन द अथोराइज्ड कैपिटल। भाई जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जितना कम है उतना कम चार्जेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपेंड ऑन द इशूड कैपिटल, इसमें जितना आप इशू कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या है डिटर्मिनेशन में? अथोराइज्ड कैपिटल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंपनी। ये किस पे बेस्ड होते हैं? डिटरमाइन किए जाते हैं जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स होंगे बिजनेस के, उसके बेसिस पे। इशूड कैपिटल इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द कंपनी। इसमें फ्यूचर प्रेजेंट दोनों देखा जाता है, बस इसमें सिर्फ प्रेजेंट नीड जो है कंपनी की सिर्फ उसको देख के इशू किया जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस किसका? अथोराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब सेम चीज़ें हैं तो इतना कुछ खास नहीं है, ये वाला डिफरेंस ज़रूरी है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस समझना दोनों में, ठीक है। साउंड एक जैसे लगते हैं पर दोनों अलग चीज़ें। मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू डेट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? वो पोर्शन होता है अनकॉल्ड शेयर का, जिसको मांगा ना गया हो। विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जिसको नहीं मांगा गया तो इसको कब मांगते हैं? सिर्फ वाइंडिंग अप होता है तब मांगते हैं। इसमें इसका मीनिंग क्या है? रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट आर कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से रिजर्व जो बनाए जाते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में नो एंट्रीज इज मेड फॉर दिस, देयर फोर इट इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसके लिए कोई एंट्री की नहीं जाती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में भी शो नहीं किया जाता है। इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में शो हो जाता है ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ध्यान रखना किस साइड आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसको तो डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता, दिया ही दिखाया ही नहीं जाता, ठीक। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, टाइम क्या है इसका? इट कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये सिर्फ कब यूज होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इसको अपन कभी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। राइटिंग ऑफ कैपिटल में दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, जो भी कैपिटल नेचर के जो लॉस होते हैं उसको अपन भरने, उस भरपाई करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को भरने के लिए, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन में, और स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। पहले रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है तब ये बनाया जाता है। नो स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये डिफरेंस आपको लिखना है कॉपी में पूरे 5। अब स्टॉक्स क्या होते हैं? तो शेयर्स और डिफरेंट स्टॉक्स के बीच में आप ये भी लिखना, ठीक है। मैं डिफरेंस समझाती हूँ। फेस वैल्यू, एवरी शेयर हैज़ अ फेस वैल्यू, स्टॉक डो नॉट हैव फेस वैल्यू। हर शेयर की फेस वैल्यू होती है, मतलब कीमत होती है, शेयर स्टॉक्स की कीमत नहीं होती है। फुली पेड अप क्या होता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट अ शेयर इज़ फुली पेड अप, शेयर्स पे ज़रूरी नहीं रहता कि एक साथ सारे पैसे मिल जाएं, स्टॉक्स हमेशा एक साथ ही पे किया जाता है, ठीक है। फुली पेड अप होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स इज ट्रांसफरेबल एट फुल वैल्यू,
फुल वैल्यू पे शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट्स, पर स्टॉक को पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। मेंबरशिप में एवरी शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी का मेंबर होगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट अ स्टॉक होल्डर इज़ अ मेंबर। इसमें हर शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर होगा, पर इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक होल्डर मेंबर हो। रजिस्ट्रेशन में शेयर्स आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, शेयर्स हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट अ स्टॉक इज़ रजिस्टर्ड, इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक को रजिस्टर कराना ही पड़े। नंबर्स में एवरी शेयर हैज़ अ डिफिनाइट नंबर, हर शेयर के डिफिनाइट नंबर होते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर फॉर स्टॉक, स्टॉक के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो उसकी अभी कुछ ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो। इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखो अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं। सेल्स ऑफ शेयर्स इन कैश, इशू फॉर पर्सनल सेल्स। बताती हूँ। अब इसमें देखो किस तरीके से अपन इशू करते हैं शेयर्स इन लोग। तो ये तो अपन जब मैं कोई न्यूमेरिकल कराऊंगी तो अपने आप ही समझ में आएगा, तो इसको रहने दो। इशू ऑफ शेयर्स, टर्म्स ऑफ प्राइस। अब देखो, अब शेयर्स अपन इशू करते हैं तो उसके भी 3 तरह के टर्म्स होते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार, ठीक है। पार मीन्स क्या होता है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जितनी एग्जैक्ट फेस वैल्यू होती है उतने के ही कंपनी शेयर्स इशू करता है, इज कॉल्ड पार। एग्जाम्पल भी साथ में देना है, ये ठीक है लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देंगे, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹100। अगर आपका शेयर का जो फेस वैल्यू है कितना है, 100 है, ठीक है। मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 है। एंड देन द शेयर इज़ इशूड एट 100, देन दिस शेयर इज इशू इज सेड टू बी पार। मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 है, और आपने 100 ही पैसे आप ले रहे हो, तो इसको पार पे इशू बोला जाएगा, ठीक है। 100 है, 100 पे ही इशू कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड पार। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, इफ़ अ कंपनी इशू शेयर प्राइस हाइयर देन द फेस वैल्यू। इसमें फेस वैल्यू 100 थी तो उतने पे इशू कर रहा है। अब जब अपन शेयर्स इशू करेंगे फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में, हाइयर देन द फेस वैल्यू, देन सच एन इशू इज सेड टू बी एट प्रीमियम। जब अपन शेयर इशू करें फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में तो उसको प्रीमियम बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, फेस वैल्यू 100 है, इशू कर रहा है 120 में, तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो 20 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ पे इफ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू full amount is not received in lump sum on application, then separate entries will be made for application allotment first call and second call. Companies make these call in sufficient intervals. अब इसमें क्या, कंपनी एक साथ भी पैसे मांग सकती है और कभी कभी कंपनी 3-4 कॉल्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब पहले शेयर्स डिस्काउंट में भी इशू करते थे, पर उसको अब इनने प्रोहिबिट कर दिया। अब डिस्काउंट में मतलब जैसे प्रीमियम का क्या 120 पे इशू कर रहा है, डिस्काउंट में मतलब 80 पे अपन कर रहे हैं इशू, तो वो प्रोहिबिट कर दिया। अब डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करते हैं। क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इनने प्रोहिबिट कर दिया कि अब डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं किया जाएगा। इफ़ एनी कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट देन वैल्यू ऑफ सच शेयर विल बी नील। अगर कोई भी कंपनी उस डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू कर रही है तो फिर उस शेयर की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, इफ़ अ कंपनी इशू इट शेयर एट डिस्काउंट देन अ फाइन ऑफ 1 लाख कैन बी इम्पोज। अगर कोई भी कंपनी इसके बाद भी इशू कर रही डिस्काउंट पे तो उसको 1 लाख का फाइन लगेगा। ऑन सच कंपनी विथ कैन बी गेट अप टू गो अप टू 5 लाख तक जा सकता है। द ऑफिसर हु वॉयलेट्स दिस प्रोविजन जेल भी जा सकता है 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है कि किस कंडीशंस में डिस्काउंट में शेयर इशू हो सकता है, वो कंडीशन है। फर्स्ट, कंपनी कैन इशू शेयर्स टू डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय एज स्वेट इक्विटी शेयर। अब वो अपने ही अंदर के लोगों के लिए अगर कंपनी इशू करी, डायरेक्टर हो एम्प्लॉयज़ हो उनके लिए, वो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट इट कैन इशू शेयर्स टू डिवेंचर होल्डर अंडर द रूल ऑफ RBI। और किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिवेंचर होल्डर्स को RBI रूल के तहत वो इशू कर सकती है डिस्काउंट में शेयर। ये 2 कंडीशन है, इसी कंडीशन के तहत वो डिस्काउंट में इशू कर सकती है, और जनरल पब्लिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अब अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब अपन पूरी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, कैसे शेयर्स इशू होता है, कैसे उस पर पैसे मिलते हैं, ठीक है।
तो ये पूरी उसकी जनरल एंट्री है। बिल्कुल सेम एंट्रीज अपन को बिल्कुल ऐसी एंट्री पास करनी है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव मतलब बैंक पैसे आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक में पैसे जाएंगे, किस नाम से आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट से, ठीक है। फिर ये जो पैसे मिलते हैं इसको अपन शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो पैसे मिले हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको यहाँ डेबिट क्रेडिट किया था, अब इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल सेम एंट्री, बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल रट जाएगा करते करते। ये तो फर्स्ट वाली एंट्री होगी और हर एक एंट्री के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ तक का अपना एप्लीकेशन था समझना, मतलब एप्लीकेशन मिला और अपन ने पैसे मिले। अब इसके बाद अलॉटमेंट देते हैं। एप्लीकेशन आया, सबके छांट लिए अपन ने, अब अपन इनको अलॉटमेंट देंगे, मतलब इनको शेयर अपन अलॉट करेंगे, देंगे शेयर्स। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पैसे मिलते हैं पर इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, सबसे पहले ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे, उनको ड्यू करेंगे, उनको बोलेंगे आप पैसे दो, तो पैसे मांगने की ये ड्यू होती, ठीक है। यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं अपन, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में अब वो हमें पैसे देंगे तो बैंक में फिर पैसे आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट था, अब इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू, और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। अब उसी तरह कॉल्स पे मांगा तो अलॉटमेंट के बाद अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितने भी चाहे कॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे मांगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब ड्यू किया, जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बिल्कुल सेम एंट्री है। सेकंड कॉल मांगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पर जो भी लास्ट कॉल होगा उसके साथ अपन को फाइनल लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर एक ही कॉल मांगा तो फर्स्ट एंड फाइनल, 2 कॉल्स मांगे तो सेकंड एंड फाइनल, थर्ड है तो थर्ड एंड फाइनल, मतलब जो भी लास्ट कॉल होगा उसमें फाइनल लगाना जरूरी है, ठीक है। ये जनरल एंट्री हो गई, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे।